इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें आपको ये देखना है कि कहाँ पे फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज कैसे होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कैसे होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फैक्टर क्या है, किसकी वजह से जनरेट होता है, कौन सा फैक्टर उस पर इम्पैक्ट करेगा, इंड्यूस्ड करंट कैसे प्रोवाइड होगी, और ये सब कुछ आप विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको डिफिनीशन समझनी है मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स रीडिंग डाल दिया हमने, मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे आपने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम चैप्टर में पढ़ा था, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक डिफिनीशन आई थी। उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सिमिलरली सेम एज इट इज़, सेम उसी तरह इसका कॉन्सेप्ट भी है, बट हमको ध्यान से समझना है क्योंकि ये मैग्नेट है और मैग्नेट अभी टोटली लर्न नहीं है, अभी हमने इसके बारे में सब कुछ नहीं सीखा है, तो हमें इसकी सारी प्रॉपर्टीज सीखनी है, उसके बाद ही हम एलसीआर सर्किट सीख पाएंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में आपको बेटा एक कोई सरफेस एरिया लेना है, कोई भी एक सरफेस एरिया ले लीजिए। सपोज करिए हमने ये एक सरफेस एरिया लिया, यहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर दी। सपोज करिए एक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, सेकंड फील्ड लाइन ऐसे ट्रैवल कर रही है, थर्ड ऐसे ट्रैवल कर रही है, 4 ऐसे ट्रैवल कर रही है, 5 ऐसे ट्रैवल कर रही है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो हमारे पास फील्ड लाइंस हैं, फील्ड लाइंस हैं 5, 1 2 3 4 5 फील्ड लाइंस हैं। अब इन 5 फील्ड लाइंस में जितनी भी फील्ड लाइंस आपके सरफेस एरिया को पास करेंगी वही मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगी या इम्पैक्ट देंगी। इनके अलावा जो आउटर लेयर में है या इसको एक भी इम्पैक्ट टच नहीं कर रही हैं, उनका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। और सपोज करिए हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर दिया, हमने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को इंक्रीज किया, सरफेस एरिया सेम रखा, यह हमारा सरफेस एरिया है एज इट इज। फील्ड लाइंस हमने इंक्रीज कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे पास फील्ड लाइंस हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जिसमें से पास कितनी हो रही है बेटा, इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, 10 फील्ड लाइंस इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रही हैं। यहाँ पे कितनी फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं, 3 फील्ड लाइंस आपके क्रॉस सेक्शन को यानी कि इसके सरफेस एरिया ए को पास करके जा रही हैं। ये इसका सरफेस एरिया हो गया ए। एक तो ये तरीका है कि कहीं भी आपको मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि फील्ड लाइंस इंक्रीज कर दो। सरफेस एरिया सेम रखा हमने पहले फील्ड लाइंस दी थी 5 में से 3 पास हो रही थी, 5 में से 3 पास हो रही थी। हमने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज कर दिया, सरफेस एरिया सेम रखा, और जैसे ही फील्ड लाइंस क्या हुई, पास हुई, उनमें से काउंट कर लिया कि कितनी फील्ड लाइंस हमारे सरफेस एरिया को क्रॉस करके जा रही हैं। अब जितनी क्रॉस करके जाएंगी वही मैग्नेटिक फ्लक्स में इम्पैक्ट लाएंगी, बाकी किसी का इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा। बात समझ में आई, जो इस सरफेस एरिया को पास करेगा। अब सपोज करो एक और कॉन्सेप्ट है कि हम इस सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दें। हमने सरफेस एरिया इंक्रीज किया, सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, फील्ड लाइंस सेम ले ली, फील्ड लाइंस हमने ली 12, तो बेटा 12 की 12 पास हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
अब ये पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द होल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम द सरफेस एरिया, जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो सब के सब इस सरफेस एरिया को क्रॉस कर रही हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड किस पे कर रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स दो कॉन्सेप्ट पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल होता है बेटा फाई, और अगर क्लियरली सीखना है तो फाई के सफिक्स में बी लगा दीजिए, फाई बी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में थोड़ा सा चेंजमेंट समझ में आएगा आपको। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फाई बी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फाई ई। इलेक्ट्रिक फील्ड से ई ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड से बी ले लिया, तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है फाई बी। फाई बी कैसे इंक्रीज हो सकता है? फाई बी इंक्रीज हो सकता है या तो आप अपने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब फील्ड लाइंस को इंक्रीज कर दो, या फिर सेकंड ऑप्शन है आपके पास सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दीजिए, तो सारी की सारी फील्ड लाइंस पास होने लगेंगी। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे सपोज करिए आपकी छोटी सी नाली है, छोटी सी कोई नाली है जिसमें से पानी फ्लो कर रहा है। अब ये पानी एक बहुत बड़ी नहर से आ रहा है। इस नहर से इस नाली में छोटी छोटी, गांव देहात में देखा होगा नालियाँ होती हैं, उनसे लोग खेत में पानी लगाते हैं। अब यहाँ से पानी इसमें जा रहा है, तो यहाँ से बहुत सारा पानी आ रहा है, तो देखा होगा नाली के अगल बगल से भी पानी बह रहा है, इस साइड बह रहा है। दैट मीन्स टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आपके यूज में नहीं आ रहा है। तो इसको इंक्रीज करने का केवल एक ही तरीका है कि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दो, या फिर फील्ड लाइंस को डिक्रीज कर दो, मतलब यहाँ से पानी का अमाउंट कम कर दो, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स यूज होना चाहिए। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आप तभी यूज कर पाओगे जब आपकी फील्ड लाइंस आपके क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करें, पास करें। जब तक क्रॉस नहीं करेंगी, पास नहीं करेंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स आपके यूज में नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपके सामने 3 डायग्राम बनाए। सबसे पहले एरिया कांस्टेंट लिया, फील्ड लाइंस हमने इसको 5 दी, 3 क्रॉस कर रही हैं, 2 क्रॉस नहीं कर रही। फिर हमने सरफेस एरिया अगेन कांस्टेंट लिया, फील्ड लाइंस इंक्रीज कर दी। कितनी फील्ड लाइंस दी? 12 फील्ड लाइंस दी। क्रॉस कितनी कर रही हैं? 10 क्रॉस कर रही हैं, 2 अभी भी क्रॉस नहीं कर रही, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया? फील्ड लाइंस कांस्टेंट कर दी। फील्ड लाइंस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट कर दिया, सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज किया, टोटल फील्ड लाइंस उस क्रॉस सेक्शन को पास करने लगी। तो जो आपका 5B है, ये टोटली डिपेंड करता है 5B प्रोपोर्शनल B, 5B प्रोपोर्शनल B एंड 5B इज प्रोपोर्शनल एरिया। ये कॉन्सेप्ट कब काम आएगा बेटा? जब आपकी फील्ड लाइंस एग्जैक्टली परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही हो। ऐसे समझो, ऐसे ये आपका कोई सरफेस एरिया है और फील्ड लाइंस एग्जैक्टली परपेंडिकुलर पास होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कब काम आएगा? जब फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास हो रही हो। तो 5B प्रोपोर्शनल B, 5B प्रोपोर्शनल A, दोनों को कंबाइंड किया, कंबाइंड करेंगे 5B प्रोपोर्शनल, या लिखिए कंबाइंड बोथ इक्वेशंस डैश 5B प्रोपोर्शनल BA। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट वैल्यू आएगी K BA, वेयर K इज इक्वल 1, 5B इज इक्वल BA। अब B की यूनिट क्या होती है बेटा? B की यूनिट होती है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट तो ये हो गई इसकी, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। सेकेंड, मैग्नेटिक फ्लक्स की खोज की थी, इसको फाउंड किया था वेबर ने, तो उनके नाम पे इनकी यूनिट हो गई है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या थी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की 2 यूनिट थी, एक तो साइंटिस्ट के नेम पे और दूसरी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। ऐसे ही इसकी भी यूनिट, टेस्ला को भी अगर कन्वर्ट करना चाहो न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, तो आप इसको उस तरह भी लिख सकते हो। अदरवाइज 2 यूनिट बहुत हैं, तो इसको यहाँ से हटा के और करके यहीं लिख लीजिए, और वेबर। ये एक कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड का। जब आपका मैग्नेटिक फील्ड टोटल परपेंडिकुलर पास कर रहा हो, तब बात समझ में आई? टोटल परपेंडिकुलर पास कर रहा हो,
तो यहाँ से अगर हम डिफिनीशन लिखें तो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग, चाहे सिंबल बना लीजिए परपेंडिकुलर और चाहे लिख लीजिए पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, ये आपके मैग्नेटिक फ्लक्स की डिफिनीशन है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। वो फील्ड लाइंस जो सरफेस एरिया से परपेंडिकुलर पास होती हैं, सिर्फ उन्हीं को क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। बाकी किसी को मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो बाहर है ये मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है बेटा। मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी वजह से है? ये जो आपकी 3 फील्ड लाइंस है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी वजह से है? ये जो आपकी 10 फील्ड लाइंस है, यहाँ पे आपकी 12 फील्ड लाइंस हैं, तो इसकी वजह से इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, फुल स्टॉप। नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ यूनिट लिखी हुई है, डायमेंशन आप टेस्ला की निकाल चुके हैं, मीटर स्क्वायर की जानते हैं, तो डायमेंशन की उतनी नीड नहीं है। डायमेंशन अभी किसी न किसी फार्मूले में इसका आएगा। अब इसका एक और कॉन्सेप्ट है, तो पहले इसको बनाओ विद डायग्राम, फिर इसका दूसरा कॉन्सेप्ट बताते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का। देखिए ध्यान से, अभी तो आपकी लाइंस परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही थी। सपोज करिए आपके सरफेस ऐसे रखा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बेंड होके पास होने लगी, जस्ट लाइक स्लाइटली का मतलब समझो जैसे मक्खन ब्रेड में लगाते हो। जैसे ये आपका कोई सरफेस है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको ऐसे टच करके जाए, ऐसे टच करके, क्रॉस नहीं कर रही है, क्या कर रही है? टच करके जा रही है। तो जब हल्का सा स्लोप में ऐसे टच करके जा रही है, जब टच करके जाएगी तो इस फील्ड लाइंस के 2 फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा वर्टिकल और एक बनेगा हॉरिजेंटल। एक का फैक्टर होगा b cos थीटा और एक का फैक्टर होगा b sin थीटा। अब ये b sin थीटा और ये सरफेस एरिया, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, तो b sin थीटा अप्रॉक्सीमेट 0 होगा, तो b sin 0, ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? पैरेलल वाले की 0 हो जाएगी। अब जो इसका हॉरिजेंटल फैक्टर होगा b cos थीटा, वो क्या करेगा? वो इसको ऐसे क्रॉस करना चाहेगा, तो जितना भी इम्पैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो किसकी वजह से होगा? वो सिर्फ और सिर्फ b cos थीटा की वजह से होगा और इस सरफेस एरिया की वजह से। इसका सरफेस एरिया मान लिया ये। अब सपोज करो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस हो रही हैं ऐसे, तो एक में मैंने फैक्टर बना के आपको दिखाया, बाकी को आपको दिमाग में अंडरस्टूड रखना है। अब इसमें बहुत ज़्यादा डायग्राम नहीं बनाएंगे, एक डायग्राम बना दिया, इसके वेक्टर रिप्रेजेंट करा है b cos थीटा b sin थीटा। अब ये जितनी बेंडिंग लाइन जा रही हैं ये इसको ऐसे टच करते हुए जा रही हैं। जब टच करते हुए जाएंगे 2 फैक्टर, एक sin थीटा एक cos थीटा। sin थीटा 0, cos थीटा इम्पैक्ट डालेगा, कितना डालेगा? जितना होगा। अब थीटा की वैल्यू डिपेंड करेगी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। और ध्यान से सुन लेना, थीटा का इम्पैक्ट केवल क्या है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस एरिया से पास हो रहा है। अब ये फैक्टर जो था आपका यहाँ से चेंज हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे एक फैक्टर वर्क करेगा फाई बी प्रोपोर्शनल b cos थीटा, फाई बी प्रोपोर्शनल एरिया, ये अभी भी सेम है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं। कंबाइंड बोथ इक्वेशंस, दोनों को कंबाइंड किया, b a cos थीटा, क्या गया? b a cos थीटा। अब यहाँ से अगेन प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट वैल्यू सेम एज इट इज आएगी, बस यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फाई बी इज इक्वल के बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे अगेन के की वैल्यू 1 रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर के इज इक्वल 1, फाई बी इज इक्वल बी ए कॉस थीटा।
ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसका स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों लिखो। स्केलर फॉर्म बोर्ड पेपर में ऑप्शन में मिलेगा। स्केलर फॉर्म अगर पूछे इसका तो फाई बी प्रोपोर्शनल बी ए कॉस थीटा। थीटा हटाओगे या थीटा की वैल्यू 0 लिखोगे तो ये हो जाएगी कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1। फाई बी इज इक्वल बी ए, ये है इसका स्केलर फॉर्म। अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखें, वेक्टर फॉर्म ये है आपका फाई बी इज इक्वल वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। फाई आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बी क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, एरिया क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी। जब ये वेक्टर हटेगा एज इट इज बी ए कॉस थीटा, ये आपका वेक्टर फॉर्म है। ये जो लिखा हुआ है जब वेक्टर हटेगा तो कॉस थीटा आएगा। ये आपका स्केलर फॉर्म है, थीटा 0 रखोगे कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहीं से यूनिट डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन किसकी बेटा, फाई की। फाई बी इज इक्वल बी ए कॉस थीटा, थीटा को 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। फाई बी इज इक्वल बी ए, मल्टीप्लाई किया 1 से, नो चेंजमेंट। फाई बी इज इक्वल बी ए। यूनिट अभी हमने आपको लिख के दिखाया था, एक यूनिट हो जाएगी आपकी टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, और करके आप लिख सकते हैं वेबर। वेबर आपकी यूनिट है फाई बी की, ये हो गई आपकी यूनिट। अब अगर डायमेंशन फाइंड करना है तो आपको टेस्ला को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करिए इसको। फाई बी इज इक्वल बी ए, फाई बी इज इक्वल बी की यूनिट हमने लिखा टेस्ला इंटू एरिया की मीटर स्क्वायर। टेस्ला को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है फिर इक्वल आई बी एल से। आई इज इक्वल बी इज इक्वल एफ अपॉन आई इंटू एल। टेस्ला इज इक्वल न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। अब आप टेस्ला को रिप्लेस करके लिखोगे न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। बात समझ में आई। बी की यूनिट क्या है, टेस्ला, और टेस्ला किसके इक्वल है, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। यहाँ से टेस्ला को रिमूव करिए। फाई बी इज इक्वल न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, ऊपर मीटर स्क्वायर, मीटर से एक मीटर आपका कैंसिल हो गया। फाई बी इज इक्वल न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। यहाँ से न्यूटन को F इज इक्वल एम ए, न्यूटन इज इक्वल के जी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। मास की यूनिट के जी, एक्सेलरेशन की मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। रिप्लेस करिए न्यूटन को। फाई बी इज इक्वल के जी मीटर, एक मीटर पहले से, सेकेंड स्क्वायर एम्पियर ऑलरेडी, ये हो जाएगा फाई बी इज इक्वल के जी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर एम्पियर। के जी को कैपिटल एम, मीटर कैपिटल एल, सेकेंड कैपिटल टी, एम्पियर कैपिटल ए। फाई बी इज इक्वल एम एल स्क्वायर टी की पावर 2 ए की पावर 1, ऊपर जाएगा यहाँ एम की पावर 1। पावर 1 लिखी नहीं जाती है, अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव नहीं लिखेंगे। फाई बी इज इक्वल एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -1। ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट एंड डायमेंशन हो गई। ये आपका स्केलर फॉर्म हो जाएगा, ये आपका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ यूनिट लिखी है, उस साइड पूरी डायमेंशन लिख के दिखाई, टेस्ला किसके इक्वल है, इम्पैक्ट करके दिखाया। ये आपका सेकेंड फॉर्मेट है, जब आपकी फील्ड लाइंस एग्जैक्ट परपेंडिकुलर नहीं जा करके हल्का सा बेंडिंग फॉर्म में जाएंगी, तो उस कंडीशन में आपका कौन सा फैक्टर वर्क करेगा,
कॉस थीटा वर्क करेगा। साइन थीटा अप्रॉक्सीमेट 0, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस फैक्टर की वजह से आपके सरफेस एरिया में कोई भी फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। नोट करिए इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नेक्स्ट रीडिंग आपकी वही है जो चैप्टर का नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? इसमें साइंटिस्ट थे फैराडे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से इन्होंने 2 लॉ दिए, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ। फैराडेज सेकेंड लॉ, इसको बेटा न्यूमैन्स लॉ भी कहा जाता है, न्यूमैन्स लॉ, और इसको कहा जाता है लेंज लॉ, लेंज लॉ, या सीधे लिखिए लेंज लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ, न्यूमैन्स लॉ दोनों एक ही बात है। फैराडेज सेकेंड लॉ, लेंज लॉ दोनों एक ही बात है। तीसरी कॉमन बात, जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो मैं अभी आपको पूरी टोटल थ्योरी समझाऊंगा, कहानी समझाऊंगा, सेम टू सेम लैंग्वेज फैराडे के फर्स्ट लॉ में मिलती है। मतलब फैराडे का फर्स्ट लॉ जो है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो सबसे पहले फैराडे ने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझाया था, फिर उसने इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अपने फर्स्ट लॉ में शामिल कर दिया। बात समझ में आई? तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने एक साथ नाम लिखे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही फैराडेज फर्स्ट लॉ है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ही न्यूमैन्स लॉ है, फैराडेज सेकेंड लॉ अलग कॉन्सेप्ट है, और ये दोनों सेम चीज़ है। बात समझ में आई? ये हेडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? जो हम ये दोनों समझेंगे वही ये है, ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। इसके बाद कोई अगर आपसे पूछे कि फैराडे का लॉ बेटा रिप्रेजेंट क्या करता है और फैराडे का सेकेंड लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ रिप्रेजेंट करता है बेटा चार्ज कंजर्वेशन, सेकेंड रिप्रेजेंट करता है एनर्जी कंजर्वेशन, ये रिप्रेजेंट करता है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, और फर्स्ट वाला रिप्रेजेंट करता है लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। दोनों का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, एक में चार्ज का कंजर्वेशन शो किया गया है, एक में एनर्जी का कंजर्वेशन। तो दोनों याद रखने, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि फर्स्ट लॉ किससे रिलेटेड है, चार्ज कंजर्वेशन से, सेकेंड लॉ किससे रिलेटेड है, एनर्जी कंजर्वेशन से। बात समझ में आई? इसका जो सेकेंड साइंटिस्ट है वो न्यूमैन है, इसका जो सेकेंड साइंटिस्ट है वो लेंज है। दोनों ने सेम कॉन्सेप्ट बताए। जो फैराडे ओवरऑल बता के गए थे वो न्यूमैन आके फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करते हैं और सेकेंड लॉ को लेंज एक्सप्लेन करते हैं। दोनों एक ही चीज़ बता रहे हैं, बस अलग अलग टाइम पीरियड की बात है। तो अगर बोर्ड पेपर में आ जाए लेंज लॉ क्या है तो फैराडे सेकेंड लॉ लिखना है, न्यूमैन्स लॉ फैराडेज फर्स्ट लॉ लिखना है। अब आ जाइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझते हैं, जो आपका फैराडे फर्स्ट लॉ भी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। क्या समझना है आपको? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मैग्नेट और कॉइल के बीच का, मैग्नेट एंड कॉइल। हमने एक मैग्नेट लिया नॉर्थ एंड साउथ, हमने एक कॉइल लिया, इस कॉइल को हमने सपोज करो हमने सिंगल कॉइल लिया, इसमें कोई करंट हमने फ्लो नहीं किया, ये सिंगल ऐसे क्लोज्ड फॉर्म में रखी हुई है, कॉइल हमने लिया और एक जगह
स्टेबल कर दिया। अब जैसे ही हमने इस मैग्नेट को इसके पास रखा, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमिट हो रही हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे इमिट हो रही, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल को क्रॉस कर रही होगी, थोड़ा दूर वाली कर रही होगी। सपोज करो अगर हम इस मैग्नेट को लेकर के इसके नियर अबाउट रखें, इसमें कई डायग्राम आपको समझना पड़ेगा, एक डायग्राम से काम नहीं चलेगा। मैग्नेट कॉइल पास रखा, अगेन मैग्नेट कॉइल को थोड़ा दूर रखा। सपोज करो ये साउथ है, ये नॉर्थ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ध्यान से देखिए, ये स्टार्टिंग वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास नहीं हो रही हैं, बट ये जो 3 फील्ड लाइंस है जहाँ मैंने डॉट बना दिया है ऐसे, ये इससे पास हो रही हैं। तो जितनी फील्ड लाइंस इस कॉइल से पास होती हैं वो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को कांस्टेंट नहीं रखना है, मैग्नेटिक फ्लक्स रेगुलर चेंज होना चाहिए। अब जैसे ही मैग्नेट थोड़ा दूर गया, अब ये फील्ड लाइंस ऐसे यहाँ से ऐसे निकली, ऐसे निकली, ऐसे निकली। अब बहुत सी फील्ड लाइंस वेस्ट जा रही है, बहुत सी फील्ड लाइंस वेस्ट जा रही हैं। अब ध्यान से देखिए, अभी भी इससे कितनी पास हुई, 2 पास हुई। यहाँ बहुत सारी फील्ड लाइंस वेस्ट चली गई। अगर हम यहाँ से पूरी फील्ड लाइंस बनाते तो अभी भी इसमें से बहुत सारी फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। मतलब जैसे जैसे मैग्नेट दूर जाएगा, सपोज करो ये मैग्नेट इससे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो जैसे जैसे दूर जाएगा कॉइल एक जगह स्टेबल है। मैग्नेट दूर जा रहा है, कॉइल दूर नहीं जा रही, मैग्नेट दूर जा रहा। हमने इसको किसी स्ट्रिप से एक जगह लटका दिया है, लिफ्ट कर दिया है। जैसे इसको लटकाया और लटकाने के बाद में इसको इस तरीके से ऐसे मोशन दे दिया, रिलेटिव मोशन। सपोज करो ये कॉइल है, ऐसे एक जगह पे स्टेबल है, कॉइल को एक जगह हमने क्या कर दिया, स्टेबल कर दिया, फिक्स कर दिया कॉइल को। और यहाँ पे एक थ्रेड से हमने मेटल को ऐसे स्ट्रिंग के थ्रू लिफ्ट किया और इसको रिलेटिव मोशन दे दिया। जब ये कॉइल के पास से गुजरेगा तो जितनी भी फील्ड लाइंस इसकी होंगी सब के सब कॉइल के इनसाइड पास होंगी। जैसे जैसे कॉइल से दूर जाएगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीज होती जाएंगी, फिर पास आएगा फिर इंक्रीज होंगी, फिर दूर जाएगा फिर डिक्रीज होंगी, फिर पास आएगा। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कभी इंक्रीज हो रही, कभी डिक्रीज हो रही। अब ध्यान से समझो, सपोज करो यहाँ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं 12, ऐसे ही लिख लेना है। सपोज करो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है, 12। मैग्नेट थोड़ा सा दूर गया, फील्ड लाइंस डिक्रीज होकर आ गई 10, थोड़ा सा और दूर गया 8, थोड़ा और दूर गया 6, थोड़ा और दूर गया 4, थोड़ा और दूर गया 2। बहुत ज़्यादा दूर चला गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक भी पास नहीं हो रही। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी वैसे ही इसमें एक भी फ्लक्स का चेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन अब ये लास्ट पॉइंट पे होगा क्योंकि रिलेटिव मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, ये अपने एग्जैक्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा। एक्सट्रीम पॉइंट पे कौन होगा, मैग्नेट। तो जब ये एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा आपकी एक भी फील्ड लाइंस इस कॉइल से पास नहीं होंगी, तो क्या ये वहीं बना रहेगा, ये रिटर्न भी तो होगा। उसके बाद से इंक्रीज होना स्टार्ट होंगी, B0, B इंक्रीज हुआ 2, 4, 6, 8, अगेन 10। उसके बाद में मैक्सिमम आपके इस कॉइल से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही थी, मैक्सिमम कितनी पास हुई, 12 फील्ड लाइन पास हो रही थी। तो इन्होंने अपने फैराडेज फर्स्ट लॉ में यही एक्सप्लेन किया है कि अगर आप किसी भी मैग्नेट को लेकर के किसी कॉइल के सामने से रिलेटिव मोशन देते हैं तो जैसे जैसे आपकी रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगी वैसे वैसे उसके मैग्नेट के कारण, रीज़न उसका मैग्नेट होगा, जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंजमेंट का रीज़न है वो कौन है, मैग्नेट। जैसे जैसे मैग्नेट
आपकी पोजीशन चेंज करेगा, वैसे वैसे आपके कॉइल में फील्ड लाइंस पहले डिक्रीज होंगी, फिर इंक्रीज होंगी, फिर डिक्रीज होंगी, फिर इंक्रीज होंगी, फिर डिक्रीज होंगी, फिर इंक्रीज होंगी, फिर डिक्रीज होंगी, फिर इंक्रीज होंगी, जिससे इस क्लोज्ड लूप में अपने आप एक ईएमएफ प्रोड्यूस होने लगेगा। ईएमएफ दैट मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के जनरेट होने का रीज़न क्या है? द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे जैसे फील्ड लाइंस आपकी इंक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी, इंक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी, तो इसमें चेंजमेंट होने लगेगा। किस में? कॉइल में। अब जैसे ही यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका नाम दिया गया है कंप्लीट इंड्यूस्ड ईएमएफ के रीजन की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे सपोज करो किसी डायरेक्शन में कोई एक डायरेक्शन सपोज किया हमने, सपोज करिए इस डायरेक्शन में ईएमएफ का सिंबल होता है स्मॉल ई। इस डायरेक्शन में आपका ईएमएफ जनरेट होने लगा, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट प्रोड्यूस होने लगेगा, जिसको नाम दिया गया इंड्यूस्ड करंट। और ये किसकी वजह से होगा? द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये तो एक फैक्टर बताया मैंने आपको, अब ध्यान से समझना। मैग्नेटिक फील्ड तो इंक्रीज डिक्रीज हो ही रही हैं, साथ में सरफेस एरिया, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर अबाउट होती हैं तो ज़्यादा सरफेस एरिया यूज हो रहा होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर जाती हैं तो कम सरफेस एरिया यूज हो रहा होता है। भाई जैसे जैसे फील्ड लाइंस इससे दूर जाएंगी, इसका सरफेस एरिया उन फील्ड लाइंस को कम यूज करेगा। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर वर्ड को कहा जाता है मैग्नेटिक चेंजमेंट ऑफ फ्लक्स। आपके किस क्वांटिटी में चेंजमेंट हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स में, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का ओवरऑल फॉर्मूला बाई बी इज इक्वल बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है और एरिया भी चेंज होता है, तो ओवरऑल चेंजमेंट किस में हो रहा है? फ्लक्स में। अब फिर ध्यान से सुनो, किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम में ये मैग्नेट क्या कर रहा है? ऑक्सीलेशन कर रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। एक्सट्रीम पॉइंट, फिर मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पॉइंट, फिर मीन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पॉइंट, फिर मीन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पॉइंट, फिर मीन पोजीशन। जब मीन पोजीशन में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 100% पास हो रही होती हैं। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिनिमम पोजीशन, जीरो नहीं, मिनिमम पोजीशन का मतलब समझो, ये मतलब नहीं है कि इससे फील्ड लाइंस इमिट नहीं हो रही। B इज इक्वल 0 का मतलब एक भी फील्ड लाइन कॉइल से पास नहीं हो रही। कुछ बच्चे इसको समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई। मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हुई बेटा, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपके कॉइल से पास हो रही हैं। जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस कॉइल से पास होंगी उतनी ज़्यादा चेंजमेंट होगी मैग्नेटिक फ्लक्स में। जितनी ज़्यादा चेंजमेंट होगी ईएमएफ उतना ज़्यादा जनरेट होगा। अब जितना ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगा उतनी ज़्यादा इंड्यूस्ड करंट बनेगी। तो ये जो पंखा बिजली तुम यूज कर रहे हो, ये किसके थ्रू बन रही है? ईएमएफ। जब नदियों से पानी बहता है, बीच में कॉइल लगी हुई है टरबाइन, उस टरबाइन से पानी फ्लो होता है, तो पानी का फ्लो कभी धीमे होता है, कभी तेज होता है, परमानेंट तो कांस्टेंट तो हो नहीं सकता। तो वो टरबाइन अपने अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को चेंज करती रहती, उस टरबाइन में अपने आप ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। अब जैसे ही ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस होने लगती है? इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने लगती है। फिर उसी इलेक्ट्रिक करंट को हम चैम्बर वाइज ट्रांसफार्मर में क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं और दुनिया भर में इधर उधर भेजते रहते हैं। तो ये फैराडे का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। समझ में आई? रिलेटिव मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपके मैग्नेट, रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, अगर आपके कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रही तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। अभी इसकी थ्योरी भी लिखना है, पहले डायग्राम बनाओ और ये ऐसे ही लिख लेना, फील्ड लाइंस वगैरह।